नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां पर ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कई दफा चक्कर लगा चुकी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को कड़ी फटकार भी लगी है। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। हालांकि जो पहला चरण है 23 अप्रैल को हो चुके हैं और बम्पर वोटिंग देखने को मिली थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ममता बनर्जी का किला इस बार पश्चिम बंगाल में ढहने वाला है और इसी बात की टेंशन ममता बनर्जी को सता रही है। और अब 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और ऐसे में जो चुनावी प्रचार का सिलसिला है आज थम गया है। और अब हम डिस्कशन करेंगे इस चीज को लेकर के कि जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अपने वोट बैंक को बचाने के लिए एसआईआर के खिलाफ जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाई थी, तो इस चुनाव में किस तरीके का असर जो है वो देखने को मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रवि रावत जी। सर, क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही थी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, एसआईआर के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी उन्हें लगी है, मालदा में जिस तरीके से जजों का घेराव हुआ था, ये जितने भी तमाम इंसिडेंट हुए हैं ये चुनाव में कितना असर डालने वाले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, पश्चिम बंगाल में मैं खुद होके आया और बांग्लादेश बॉर्डर से तमाम 20 से 25 विधानसभाओं को मैंने करीब से देखा है। और जिस तरीके का आतंक है, डेमोक्रेसी वहाँ नाम की नहीं है। और वहाँ के लोग खुद ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा एसआईआर का सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव के बाद वहाँ पर हिंसा हुई थी, पॉलिटिकल विरोधियों को मारा गया, अभी भी कल देखिए जिंदा बॉम्ब पकड़े गए, क्रूड बॉम्ब पकड़े गए, उसमें टीएमसी का कार्यकर्ता पकड़ा गया। और खुलेआम जो अभी आज कोलकाता हाई कोर्ट ने रोक लगाई, जो बाइक रैली थी, धमकी दे रहे थे कि खेला होबे 4 तारीख के बाद खेला होबे। आज ममता बनर्जी खुद कह रही है बंगाल पुलिस को कि 4 तारीख के बाद तुम्हें यही रहना है। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी का जो रवैया आ रहा है, इस बार उनकी न कहीं पट्टी लगी न वो कहीं व्हील चेयर पे है, उनके पास कोई बहाना नहीं है। 15 साल में जिस तरीके से 40 से ज़्यादा वहाँ पर लेफ्ट के शासन में जिस तरीके से वहाँ पर इंडस्ट्री बर्बाद हुई, मैं खुद गया पश्चिम बंगाल में, ऐसी हालत है कि वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री का नाम वहाँ पर नहीं है। वहाँ के लोग बिल्कुल इतनी दुर्दशा में जी रहे हैं, इतने आतंक में जी रहे हैं। जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, जो पब्लिक के सपोर्ट के लिए होती है, उसमें कट मनी होता है कि आप टीएमसी का अगर कोई नेता है उसको उसका हिस्सा दिया जाता है तो उसमें तभी उसका नाम होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, उसका भी वहाँ कोई पत्ता नहीं है। राशन हो, आयुष्मान भारत शायद वहाँ अभी अलाउ नहीं किया है। और जो राशन मिलता है, फ्री राशन, उसमें भी कट मनी जाता है। और जिस तरीके से चिट फंड, कट मनी, तमाम अलग अलग घोटाले हुए हैं। और जो आईपैक का मामला हुआ, तो तमाम जो चीज़ें हैं, जो एसआईआर इस बार हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी देने के लिए आ गई थी, लेकिन वहाँ उनकी चली नहीं। और एसआईआर में जिस तरीके से ममता बनर्जी 91 करोड़ के आसपास करीबन जो फर्जी वोटर या डुप्लीकेट वोटर या ऐसे लोगों के वोटर थे जो जिनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं थे। आप देखोगे अब पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा एरिया बांग्लादेश से लगता है और वहाँ पर ऐसे फ्री पास एंट्री हो जाती है। कहीं पे बीएसएफ देख पाती है, कहीं नहीं, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ है नहीं। बीएसएफ जमीन मांगी लेकिन ममता सरकार ने दिया नहीं। ये मुद्दा भी बहुत उठा है, जहाँ पे अमित शाह ने बोला है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, जितने भी बॉर्डर एरिया है जो ओपन है वहाँ पे तुरंत फेसिंग की जाएगी ताकि घुसपैठिए अंदर ना आ सके। तो आप माने न माने, बंगाल में ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो घुसपैठिए हैं, क्योंकि वो सस्ते में काम कर लेते हैं। आप दिल्ली में भी आपको बांग्लादेश से बहुत सारे मिल जाएंगे। बांग्लादेश से कैसे ऐसे ब्लॉगर हैं जो खुद बताते हैं कि किस रूट से आते हैं। हर बंगाल में तो है ही है, पूरे देश के कोने कोने में घुसपैठिए हैं। इस बात को कौन नकार सकता है? ममता बनर्जी। असम में जब घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन हुआ तो वहाँ पर धमकाने के लिए
असम के एयरपोर्ट में पहुंच जाती, गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच जाती है। तो ममता बनर्जी को पता है कि जिस तरीके से उन्होंने वोटिंग किया, अभी मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था कि उसमें आप कहीं और हो वोट, लेकिन वहाँ के टीएमसी के लोग खुद वोट कर देते थे। तो जिस तरीके से वहाँ पर डेमोक्रेसी बिल्कुल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, घुसपैठियों का कब्जा था, उन घुसपैठियों पर जब एक्शन हुआ तो ममता बनर्जी को लग गया कि अब उनकी ज़मीन खिसक गई है, तभी वो उनके इस तरीके के बयान आ रहे हैं। और बंगाल में जिस तरीके का लेफ्ट और टीएमसी को 50 साल से ज़्यादा उन्होंने रूल कर दिया है, तो उसका जो लोगों में गुस्सा है, अंदर ही अंदर जो ममता बनर्जी के खिलाफ जो गुस्सा है, वो 4 मई को मुझे लगता है दिखेगा। और उसका ही परिणाम है कि ममता बनर्जी के पास अभी कोई ऐसा आपने देखा होगा कि किसी भाषणबाजी में या किसी भी उसमें वो अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी पर बात नहीं कर रही है, या अपने 15 साल रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर पा रही। और जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में फ्रीबीज का या हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हम ये देंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप सरकार में होते हैं तो आपको ये बताना पड़ता है कि हमने क्या दिया है, आपसे ये नहीं पूछते कि हम क्या देंगे। अब ममता बनर्जी लास्ट टाइम पे वो अनाउंसमेंट की लक्ष्मी भंडार वाली स्कीम, उसमें भी महिलाएं बहुत नाराज़ हैं। जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से जो रेप हुआ है, उसकी मम्मी जो अब बीजेपी की टिकट पर लड़ रही है, उस महिलाओं का बहुत गुस्सा है पश्चिम बंगाल में। और महिला है वोटर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में आ रही है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूरे चुनाव में अपने कैंपेन को मोड़ा है, तो मुझे लग रहा है झालमुड़ी ज़्यादा फेमस हो रही है। और इसी का परिणाम है कि कल ममता बनर्जी खुद सब्जी खरीदने मार्केट जाती है। मतलब और आप ये कहना चाहते हैं कि जो महिला वोटर है एक बड़े गेम चेंजर के तौर पे साबित हो सकता है, क्योंकि महिला वोटर जो है साइलेंट भी होती हैं और किसी स्टेट में सरकार बदलने के लिए भी बड़ा परिवर्तन दिखाती हैं। देखो, पश्चिम बंगाल का ऐसा डेमोग्राफी है या वहाँ का एक कल्चर ऐसा है कि वहाँ महिलाएं आगे होती है। आप कहीं भी हो, चाहे मैं भी खुद देखा हूँ कि चाहे शॉप, हर जगह मतलब आपको महिलाएं वहाँ दब के नहीं रहती है। महिलाएं खुलकर पॉलिटिकल, चाहे टीएमसी हो, कहीं भी हो, महिलाएं हैं। लेकिन जो आर्जिकल कांड में जिस तरीके से टीएमसी या ममता बनर्जी का रवैया रहा है, उसके खिलाफ बहुत सारा गुस्सा है महिलाओं को लेकर पुरुषों में। उसका परिणाम है। और जो एसआईआर हुआ और जिस तरीके से वहाँ पर एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी का पूरा कैंपेन रहा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। उनकी कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की, न चुनाव आयोग ने उनको सुनी। और जो टीएमसी के तमाम नेता हैं लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में जिस तरीके का उन्होंने अपना कैंपेन एसआईआर के खिलाफ रखा है, उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और बंगाल में इस बार 4 मई को बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि किस तरीके से आप जानते हैं कि 40 से ज़्यादा साल का लेफ्ट का शासन रहा और 15 साल ममता दीदी का। तो एक नया टाइप की पॉलिटिक्स मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में 4 मई के बाद होगी। और जिस तरीके से हमने देखा है बंगाल में, खुद बंगाल के जो अलग अलग दूर रिमोट बॉर्डर के गाँव में गए, वहाँ मतलब आप दूसरी पार्टी का नाम तक नहीं ले सकते थे। आज वहाँ पर बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर जो चेंज आया है, उस चेंज का नतीजा 4 मई को आएगा। और मुझे लगता है कि एसआईआर और जो ये एंटी इनकम्बेंसी और टीएमसी प्लस लेफ्ट का जो एक तरीके से लड़ाई वाला जो एक दूसरे के विरोधियों को दबाना, मारना, बम गोली वाली जो राजनीति है, उस पे विराम लग सकता है। क्योंकि लोगों में बहुत भय है, लोग बोलना नहीं चाहते हैं जो दबी जुबान में। तो इस डर का अंत मुझे लगता है 4 मई को हो सकता है। और ये तो आप तभी जानेंगे, लेकिन हमें जो आभास हुआ ज़मीन पे जाके, उसका ये हुआ। और सुप्रीम कोर्ट
इसमें बहुत बड़ा किरदार निभाया है, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पर भी आई थी। एसआईआर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार अपील की गई। लास्ट में हारने के बाद भी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की इन दलीलों को नहीं सुना। और जो एसआईआर हुआ, जो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से वहाँ पर 95 लाख से ज़्यादा जो ऐसे वोटर थे उन पर जो एक्शन हुआ, उसका बहुत बड़ा असर है। और इसी का परिणाम है कि 93% से ज़्यादा वोटिंग होना पहले चरण में, ये ममता के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और देखते हैं 4 मई को क्या होगा। आपको क्या लगता है? फिलहाल जिस तरीके से जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि जहां पर बम और हिंसक तस्वीरें सामने आती थी पश्चिम बंगाल के तमाम चुनावों में ये चीज़ें देखने को मिली है, लेकिन इस बार जिस तरीके से वहां पर भारी तादाद में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है, इसके अलावा चुनाव आयोग तमाम चीज़ों पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है। अभी हाल ही में वीडियो आया था डायमंड हार्बर का, जहाँ पर बाइक सवार जो लोग थे टीएमसी के गुंडे, वो वोटर्स को धमकी दे रहे थे। इस मामले में भी तुरंत एक्शन लिया गया। तो ये चीज़ें दिखाती है कि जिस तरीके से जो साल 2011 में वामपंथी दलों की सत्ता हाथ से गई, या यूं कहें कि पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया, अब 15 साल के बाद भी वही तस्वीर जो है वो पश्चिम बंगाल में 4 मई को देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार 4 मई को किसकी सरकार बनने जा रही है।